10 एग्जम्पशन कैटेगरी के बारे में। आप सभी लोग जानते हो कि इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर कोई है तो वो है एग्जम्पशन का सेक्शन, सेक्शन 10। आप जब भी आपसे एग्जाम में ये चीज पूछा जाए कि एक्चुअल में सेक्शन 10 क्या है, तो सेक्शन 10 है एग्जम्पशन के लिए, छूट के लिए। और अगर ये बात किया जाए क्योंकि एग्जम्पशन के लिए कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंतर्गत सारे जितने भी छूट अप्लीकेबल किए गए हैं, जितने भी एग्जम्पशन दिए गए हैं, वो सेक्शन 10 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अगर आपको इनकम टैक्स में ये पता करना है कि हमें छूट किस किस काम पे मिलती है, किस किस इनकम पे मिलती है, तो आपको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा सेक्शन 10। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1961 सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10। इससे पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 एक्चुअल में इनकम टैक्स 1961 का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सभी छूट के बारे में दिया गया है, एग्जम्पशन के बारे में दिया गया है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या अगर आप एग्जम्पशन के बारे में जानना चाहता है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 10। तो चलिए हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन सी इनकम सेक्शन 10 के अंतर्गत दी जाती है या रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10। समझेंगे कि एक्चुअल में एग्जम्पशन की कैटेगरी में कौन कौन से इनकम आती है। तो सबसे पहले फर्स्ट इनकम आती है एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। एग्रीकल्चर इनकम कौन सा है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी इनकम एग्रीकल्चर में है जिसपे टैक्स नहीं लगता है, तो उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको उस इनकम पर टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ऑपरेशनल इनकम। अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित वर्क कर रहे हो तो उस वर्क की इनकम पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, रेंट फॉर द एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप पास ऐसी जमीन है, ऐसा लैंड है जो एग्रीकल्चर में आता है, मतलब कि खेती करने में आता है, और उस खेत की जमीन को अगर आपने रेंट पे दे रखा है तो उससे भी होने वाले इनकम पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज और कंफर्म कर दें हम आपको कि जो आप लोग समझते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या नहीं आता है, तो एग्रीकल्चर के इनकम में आपका पशुपालन नहीं आता है, मुर्गी पालन नहीं आता है, मछली पालन नहीं आता है। ये सारी चीजें, डेयरी फार्म, ये सब एग्रीकल्चर में नहीं आती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आ गई। नहीं, डेयरी, डेयरी बिजनेस, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब, सुअर, गाय, ये सब एग्रीकल्चर में नहीं आती है। नॉट फॉर एग्रीकल्चर बिजनेस। दैट इज पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस इज द कल्टिवेटर, फर्टिलाइजर इज द एक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप किसी भी खेत की जमीन पर जब तक कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं करेंगे, उस एक्टिविटीज के बाद कोई फसल नहीं उगेगी, और उस फसल उगने के बाद उस फसल को जब हम बेचते हैं, वही इनकम एक्चुअल में एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। क्लियर? तो हम सिर्फ खेती की फसल को बेचने के बाद जो इनकम जनरेट होती है, एक्चुअल में एग्रीकल्चर इनकम हम उसी को बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि लैंड जो है वो एग्रीकल्चर में आता है, तो इसलिए अगर हम लैंड को रेंट पे देते हैं और उससे जो इनकम आती है वो रेंटल इनकम। अच्छा, लैंड से हमारा मतलब है खेती की जमीन, न कि आपकी शॉप या आपका कॉमर्शियल लैंड, नहीं, खेती की जमीन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी अपने खेत को पट्टे पे दे देते हैं, तो उस पट्टे से जो पैसा मिलता है एक प्रकार से क्या हो गया, वो रेंटल इनकम हो गई। क्लियर? अपने खेत को हम जब पट्टे पे देते हैं तो वो छमाही, सालाना, मंथली, जिस भी तरीके से सामने वाला पैसा देता है वो एक प्रकार से रेंटल इनकम मानी जाती है। बट उस इनकम पे टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो खेत की फसल से आ रही है या खेत की एक्टिविटी के बदले आ रही है। क्लियर? तो इसलिए
उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो एग्रीकल्चर, रेंट ऑफ लैंड एग्रीकल्चर का मतलब यही होता है। तो आप समझ गए कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HUF के बारे में। हम सभी जानते हैं कि HUF क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक रूप है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है HUF। HUF क्या होता है? पूरे परिवार। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि एक संयुक्त परिवार की डेफिनेशन क्या होती है इनकम टैक्स के अंतर्गत। संयुक्त परिवार क्या होता है? HUF कहाँ अप्लीकेबल होने वाला है? ठीक है, समझिए HUF की जो फैमिली कंडीशन है, डेफिनेशन है, वो इस तरीके से है। जिस परिवार में सपोज पति पत्नी, उनके बच्चे, दादा दादी, ठीक है, और दादा दादी की लड़कियां अनमैरिड, ये पूरा एक परिवार क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार कहलाता है, HUF कहलाता है। ठीक है, एक कंडीशन में समझिए कि एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली हेड, इनके 4 बच्चे, ठीक है, और इन 4 बच्चों की 4 वाइफ है, ठीक है, और इनके 2-2 बच्चे, इनके 2-2 बच्चे। क्लियर? और इन्हीं की 2 बेटियां, ठीक है, 2 बेटियां। क्लियर? जो भी अनमैरिड, मैरिड नहीं, जो अनमैरिड है, तो ये पूरा परिवार क्या कहलाएगा? संयुक्त फैमिली कहलाएगा। एकाकी परिवार नहीं कहलाएगा, संयुक्त परिवार कहलाएगा। और इसमें HUF की कंडीशन लागू होने वाली है। क्लियर? HUF की कंडीशन लागू होने वाली है। यहीं पे अगर हम एक सिंगल फैमिली का पॉइंट ले लें तो सिंगल फैमिली में क्या होता है भैया? सिंगल फैमिली में क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, ये क्या हो गया? सिंगल फैमिली हो गया। इस फैमिली में HUF का कंडीशन लागू नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और हम जान लें कि HUF का फायदा क्या होता है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत HUF को एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया है बिजनेस कंडीशन से। तो इसका फायदा क्या होता है? हम कब यूज कर सकते हैं HUF को? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सेक्शन को हम कब यूज कर सकते हैं? समझिए, दादाजी ने, ठीक है, दादाजी ने एक शॉप ओपन की, एक व्यापार, पूरी एक फैमिली, ध्यान समझिएगा, एक संयुक्त परिवार का मुखिया, मतलब कि मिस्टर ए हैं, उनके 4 बेटे थे और 4 बहुएं थी, 2 बेटियां थी। क्लियर? मिस्टर ए ने एक शॉप खोली कपड़े की जो बहुत अच्छी चलती थी। 2 साल बाद मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। तो अब इस शॉप का क्या होगा? एक बार फिर समझिए, ये है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए के 4 या 6 बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 2 क्या है? लड़कियां हैं, बाकी क्या है? लड़के हैं, और इनकी शादी हो गई है, तो इन सभी की वाइफ है। क्लियर? ये एक फैमिली का स्ट्रक्चर है। अब मिस्टर ए क्या है? एक बिजनेसमैन है। मिस्टर ए क्या है? एक बिजनेसमैन है। क्लियर? अब मिस्टर ए ने अपनी एक शॉप खरीदी है कपड़े की। मिस्टर ए ने अपनी एक शॉप खरीदी है कपड़े की। अब मिस्टर ए की डेथ हो जाती है 2 साल बाद। तो अब इस शॉप का क्या होगा? एक बिजनेस फैमिली कैसे डील करती है समझिए। अगर नॉर्मल फैमिली होगी तो क्या होगा? नॉर्मल फैमिली होगी तो ये चारों लोग क्या करेंगे? इस शॉप को सेल कर देंगे, जो पैसा मिलेगा 4 में बांट लेंगे। जो पैसा मिलेगा वो 4 में क्या करेंगे? बांट लेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? लेकिन जो बिजनेस फैमिली है वो क्या करती है? सेल नहीं करती है। यहां पे क्या होगा? इस फॉर्म को किसी पार्टिकुलर पर्सन को हैंडओवर करने की बजाय ये चारों मिलके एक फॉर्म रजिस्टर करते हैं HUF।
HUF, ठीक है, जब तक ये सारे एक में हैं, और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये सारे एक में हैं। क्लियर? तो एक फर्म रजिस्टर्ड होती है HUF, और ये फर्म इस बिजनेस को ऑपरेट करती है, ये फर्म इस बिजनेस को ऑपरेट करती है, और इस बिजनेस से आने वाला इनकम क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। इस बिजनेस से आने वाली इनकम क्या होती है? टैक्स फ्री होती है, और वो इनकम इन सभी में डिवाइड होती है। क्लियर? तो ऐसे ही बिजनेस भी चलता रहता है, टैक्स भी नहीं पे करना होता है, और अच्छे से सबका ऑपरेट हुआ रहता है। तो ये HUF का फायदा होता है। मतलब कि जो खानदानी बिजनेस है, जो पीढ़ियों का बिजनेस है, उसको कई पार्ट में डिवाइड करने की बजाय इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो HUF का यही फायदा होता है कि यह बड़ी फैमिली को एक तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये किस में आता है भैया? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। क्लियर? लीव ट्रेवलिंग अलाउंस, LTA, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो कंपनी के काम से, तो कंपनी जो भी आपका घूमने का भाड़ा देती है या आने जाने का भाड़ा देती है, वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें फूड, खाने पीने का कोई भी इनकम ऐड नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेजुटी। ग्रेजुटी क्या होती है? रिटायरमेंट फंड होता है। ग्रेजुटी क्या होती है? रिटायरमेंट। सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि क्या हम रिटायर होने के बाद जो हमारी इनकम होगी, जो हमारा फंड मिलेगा, क्या उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब कोई रिटायर होता है तो उसकी जो फंड मिलती है, उस फंड पर क्या हमको टैक्स पे करना पड़ेगा? तो आंसर है यस और नो दोनों। कंडीशन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। क्लियर? ध्यान समझिएगा, ग्रेजुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 10 की बात हो रही है। क्लियर? तो ग्रेजुटी दो तरीके से डिक्लेयर की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉय दो तरीके से होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। तो अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंडीशन से बात करें तो ग्रेजुटी 100% एग्जम्प्ट होती है। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी से बात करें तो ग्रेजुटी 100% एग्जम्प्ट होती है। क्लियर? लेकिन वहीं पे अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करें तो प्राइवेट एम्प्लॉय पे एग्जम्प्ट नहीं होती है, कंडीशनल होती है। क्या होती है? 15 डे ऑफ द सैलरी। उसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, बट एग्जम्प्ट नहीं होती है, ये कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, पेंशन की बात करें, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A ग्रेजुटी का पार्ट है, क्योंकि आपको जो पेंशन मिलती है ग्रेजुटी के इंटरेस्ट से ही मिलती है, ध्यान देना। तो पेंशन भी किस में आता है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। लीव अचीवमेंट सेक्शन 10 में आता है। रिटायरमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10B में आता है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ध्यान दीजिएगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट आज के समय में सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो खासकर जो ISPCS लेवल पे है, वो VRS ले रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो VRS ले रहे हैं। अगर उनकी जॉब 2 साल 3 साल पेंडिंग ये रहे, ड्यू है, उससे पहले वो क्या करते हैं? VRS ले रहे हैं। उसकी अपनी इच्छाएं हैं, राजनीतिक इच्छाएं हैं, पॉलिटिक, कुछ लोग नेता बनने चले जा रहे हैं, कुछ लोग और कहीं चले जा रहे हैं, तो खासकर VRS इस सब लिया जा रहा है। एक तो हमारे नाम नहीं पता है, हमारे एक IS थे, वो IS की नौकरी से रिजाइन देके नेता बनने चले गए थे। बाद में उनको लगा कि नेता बनना इतना आसान काम नहीं है, तो फिर से वो आ गए जॉब ज्वाइन करने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भैया अब हम नहीं ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो नेता के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं, उनके ठाट बाट से क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। तो नेता बनना सबके बस की बात नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम VRS स्कीम सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C के अंतर्गत आता है। VRS के अंतर्गत जितनी भी इनकम आपको मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, वो एग्जम्प्ट होती है, बट 5 लाख एग्जम्पशन लिमिट है। 5 लाख तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद जितने भी पैसा होगा वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में VRS का आता है। क्लियर? इंश्योरेंस आप सभी जानते हो कि लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट, जो हम लोग इंश्योरेंस जमा करते हैं या जो हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में करते हैं, उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है, क्या उस पर टैक्स लगेगा?
तो ये दो कंडीशन होती है, टैक्स लगेगा भी और नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट टू पॉलिसी लिमिट। ये आपके पॉलिसी लिमिट प्रीमियम के ऊपर डिसाइड करता है कि उस पर टैक्स लगना है या नहीं लगना है। क्लियर? ये सेक्शन 10 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट। प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 के अंतर्गत आता है, और अभी लेटेस्ट में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, बट पीएफ के इंटरेस्ट पर भी टैक्स गवर्नमेंट ने अप्लीकेबल कर दिया था, बट अभी कुछ कंडीशन में चेंज हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। बट पीएफ भी किस में आता है, सेक्शन 10 और 11 के अंतर्गत आता है। हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जिसे हम लोग बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंतर्गत आता है, और हाउस रेंट अलाउंस जिसे बोलते हैं एचआरए। एचआरए कंडीशन क्या है, ये एग्जम्प्ट भी है और नॉट एग्जम्प्ट भी है, मतलब कि ये क्या है, कंडीशनल है। एचआरए क्या है, कंडीशनल है। और क्या कंडीशन है इस पे, रेट ऑफ कंडीशन है, मतलब कि सैलरी जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 10%, 40% और 50%, ये क्या एग्जाम्पशन कैटेगरी है। और ये क्राइटेरिया किसके हिसाब से लगती है, ये क्राइटेरिया लगती है लोकेशन के हिसाब से, मतलब कि आप जिस जगह रह रहे हो रेंट पे, उस लोकेशन के हिसाब से ये कैटेगरी यूज की जाती है। तो अगर हम बात करें मेट्रो सिटी की, तो मेट्रो सिटी में आपका 50% ऑफ द सैलरी, और नॉन मेट्रो की स्थिति में 40% ऑफ द सैलरी। ये आपका एचआरए है। क्लियर? तो ये आपका एग्जम्पशन कैटेगरी है, सैलरी का 50% जो एचआरए मिलता है उसका आपका एग्जम्पशन है। स्पेशल अलाउंस बहुत सारे होते हैं, सेक्शन 10 14 के अंतर्गत आते हैं, जो आपको रहने खाने आने जाने का मिलता है, यूनिफॉर्म सारे मिलते हैं, ये स्पेशल में आते हैं। इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट सेक्शन 10 15 के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें आपको सेक्शन 10 के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट 1961 के हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 10 के अंतर्गत जितने भी एग्जम्पशन दिए जाते हैं, सारे एग्जम्पशन सारे छूट सेक्शन 10 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? खासकर जो वीआरएस की बात हम लोगों ने की, वीआरएस भी सेक्शन 10 और 11 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। वीआरएस क्यों लेते हैं लोग, नौकरी से ऊब जाने के बाद, मतलब कि अगर उनकी जॉब 2 साल 3 साल रह गई है और उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो क्या करते हैं लोग, बीआरएस ले लेते हैं। बीआरएस मतलब कि वॉलंटरी रिटायर, हम पहले से भैया रिटायर हो जाएंगे, हमें 60 साल का इंतजार नहीं करता, पैसा बहुत हमने कमा लिया है, ठीक है, तो वो पहले से रिटायर हो लेते हैं और कहीं और जाके अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। क्लियर? अधिकतर लोग जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट वही लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कहाँ जाते हैं, नेता बनने जाते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ टाइम अरेंजमेंट रहा वो नेता लोगों के साथ रहा, सांसद विधायक मंत्री के साथ रहा, तो उनका एक अपना अच्छा बॉन्ड बन जाता है, बॉन्डिंग बन जाता है, तो वो वीआरएस लेके कहाँ चले जाते हैं, नेता और मंत्री के साथ। ठीक, आपने बहुत सुना होगा कि ऐसे नेता मंत्री जो वीआरएस लेके क्या कर दें, विधायकी लड़ रहे हैं, सांसदी लड़ रहे हैं और राज्यसभा में आ रहे हैं। क्लियर? तो ये है कि जितने भी बॉन्डिंग होती है वो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि सबको पता है कि नेता बनना इतना आसान नहीं है। क्लियर? नेता बनना इतना आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नेता बनना इतना आसान है, तो आप एक बार नेता बन के देखिए। नेता मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, ये हम सभी का माइंड मेकअप हो गया है। नेता मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। अब जैसे हम विधायक हैं या हम नेता हैं, तो पब्लिक को लगता है कि इनके साथ